कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 का हांगकांग से। 3 साल की कोरोना के कठिन परिस्थितियों के बाद शादीशुमारी की प्लानिंग करने वाले दायो शेंग को अपने काम में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रोजाना उसे बहुत सारी परेशानियों और तनाव से जूझना पड़ता था। ऐसे में उसे एक ऐसे नौकरी की सख्त जरूरत थी जिससे जल्दी पैसे मिल सके। किसी की सिफारिश पर वो अंतिम संस्कार के एजेंट मिंग अंकल से मिला। मिंग अंकल इस पेशे में कई दशकों से थे, लेकिन अब हेल्थ के कारण से रिटायर होना चाहते थे। उन्हें दाओ शेंग की ऊर्जा और लगन बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने तय किया कि दाओ शेंग को अपना काम सिखाकर सौंप देंगे और उसे अपने पुराने साथी से भी मिलवाया, मार्टी शेन मास्टर बेन से। हांगकांग के अंतिम संस्कार में एक विद्वान और एक योद्धा की परंपरा होती थी। विद्वान यानी मिंग अंकल जैसे लोग जो संस्कार की पूरी व्यवस्था और रस्में संभालते हैं, और योद्धा यानी बेन जैसे लोग जो ओदीयू यानी नरक की 9 परतें तोड़ने की रस्में करते हैं, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो अगले जन्म की ओर जा सके। पहली मुलाकात में ही बेन ने दाओ शेंग को डरा दिया और सोचा कि वो तो सिर्फ नौसिखिया है, इस काम का लायक नहीं है। लेकिन दाओ शेंग ने विनम्रता से माना कि वो नया है और उसने दिखाया कि वो मेहनती और सीखने वाला इंसान है। जल्द ही दाओ शेंग को उसकी पहली क्लाइंट मिली, एक जोड़ा जो अपने छोटे भाई की अंतिम संस्कार के लिए आया था। दाओ शेंग का मानना था कि हर अंतिम संस्कार व्यक्तिगत और विशेष होना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि इस युवा व्यक्ति का संस्कार थोड़ा आधुनिक और अलग अंदाज में किया जाए। उसे पता चला कि मरने से पहले उस युवक को मासेराती कार बहुत पसंद थी, इसलिए उसने ताबूत की जगह मासेराती कार का मॉडल इस्तेमाल किया। लेकिन जब परिवार ने ये देखा तो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि दाओ शेंग को यह पता नहीं था कि वही कार उस युवक का मौत का कारण बनी थी। उसकी पहली रस्म पूरी तरह नाकाम रही। दाओ शेंग को लगा कि गलती सिर्फ जानकारी की कमी की थी, लेकिन बेन को लगा कि ये मृतक की प्रति अनादर था। कुछ समय बाद एक माँ दुकान पर आई। उसका छोटा बेटा बीमारी से मर गया था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। उसने पूछा कि क्या बेटे के शरीर को संरक्षित हो यानी कि मम्मी किया जा सकता है क्या? दाओ शेंग यह सुनकर चकित रह गया, लेकिन फिर सोचा अगर यह ग्राहक की इच्छा है तो उसे पूरा करना चाहिए, और ऊपर से वो अनलिमिटेड बजट देने की तैयार थी। जब बेन को ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुई, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद शरीर को दफनाना जरूरी है, वरना आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। लेकिन दाओ शेंग ने कहा कि संस्कार करने का तरीका परिवार की इच्छा से तय होना चाहिए। इसी बात पर दोनों में बहस और दूरी बढ़ गई। फिर दाओ शेंग ने बेन के बेटे जीबिंग की मदद ली, लेकिन जैसे ही जीबिंग ने बच्चे का शरीर देखा वो उल्टी करने लगा। दाओ शेंग ने माँ को समझाया कि यह शारीरिक प्रतिक्रिया है, कोई बेदबी नहीं, और फिर खुद शरीर की सफाई और तैयारी करने लगा। तभी अचानक बेन वहाँ आ गया और दाओ शेंग की मदद करने लगी। जब उन्होंने देखा कि दाओ शेंग डर को दबाकर पूरे मन से बच्चे के शरीर को सम्मान से तैयार कर रहा है, तो उनके मन में उसके लिए सम्मान और भरोसा बढ़ गया। संस्कार के बाद माँ ने दाओ शेंग को दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा कि उसके पहले किसी ने भी यह काम करने की हिम्मत नहीं की, और वो रोते हुए बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे पागल नहीं समझा। ये सुनकर दाओ शेंग के दिल में और गहरा असर हुआ और उसने इस पेशे के प्रति सम्मान और समझ महसूस की। कुछ समय बाद एक पति अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए आया। जब दाओ शेंग में रस्मों की बात कर रहा था, वो आदमी बार बार मोबाइल देख रहा था और कह रहा था कि शेयर मार्केट बंद होने दो, तब बात करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मृतक उसकी पत्नी ही नहीं थी। तभी एक महिला रोती हुई अंदर आई और बोली कि वो मृतक को आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन पति ने गुस्से में उसे भगा दिया। कहा, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा कि वही कानूनी परिवार है। दाओ शेंग समझ गया कि असल प्यार उस महिला में था, न कि पति में। इसलिए उसने चुपचाप उसे आखिरी मुलाकात करने दी ताकि वो अलविदा कह सके, और उसने मृतक की अस्थियों का एक हिस्सा लेकर एक लॉकेट बनवाया और उसे उस महिला को दे दिया। वो महिला रो पड़ी। क्या यह सिर्फ असली परिवार वालों के लिए होता है? दाओ शेंग ने बोला, कानून के हिसाब से हाँ, उसका पति ही उसका परिवार है, लेकिन इंसानियत के हिसाब से तुम हो। महिला रोते हुए उससे धन्यवाद दिया। एक दिन खाने के दौरान दाओ शेंग ने बोला, मैं सच में बहुत आभारी हूँ कि मिंग अंकल और बेन ने मुझे ये रास्ता दिखाया और बहुत कुछ सिखाया। बेन ने पूछा, क्या सीखा तुमने? दाओ शेंग बोला, हांगकांग के अंतिम संस्कार में एक विद्वान और एक योद्धा होता है। योद्धा वो होता है जो मृत आत्मा को नरक करने की रस्म से मुक्ति दिलाता है। विद्वान यानी हम अंतिम संस्कार के अर्थशास्त्री जो जीवित लोगों की आत्मा को नरक से मुक्त करने में मदद करते हैं। बेन ये सुनकर समझ नहीं पाए, जीवित लोगों को नरक से मुक्ति की क्या जरूरत। वो भले ही इस बात को पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन उन्होंने देखा कि दाओ शेंग इस पेशे को लेकर बहुत गंभीर और गहराई से सोचने वाला व्यक्ति है। इसलिए उनके मन में दाओ शेंग के लिए सम्मान और अपनापन पैदा हुआ। बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि दोनों के विचार और स्वभाव बहुत मिलते जुलते हैं, और धीरे धीरे वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उम्र के फर्क के बावजूद भी। समय बीतने के बाद बेन का हेल्थ भी बिगड़ने लगा और उनके परिवार के झगड़े भी उभर कर सामने आने लगे।
बेन पुराने ख्यालों वाला पिता थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पारंपरिक नानमो को समर्पित की थी। यो पेशा सिर्फ बेटों को सिखाया जाता था, बेटियों को नहीं। इसलिए स्वाभाविक था कि यो कला उनके बेटे जीबिन को सिखाई जाए। लेकिन विडंबना यह थी कि इस कला में सस्ती रुचि तो उनकी बेटी बेन यू की थी, जो एक इमरजेंसी मेडिकल वर्कर की कर्मी थी। मगर बेन ने कभी उसे यह कला सिखाने की इजाजत नहीं दी। पारंपरिक सोच वाले बेन का मानना था कि महिलाओं का पीरियड्स आते हैं और वो लोग अपवित्र होती है, इसलिए गुरुदेव उन्हें पसंद नहीं करते। बेन युवकों को यह बात बहुत चुभती थी। हर बार इस विषय पर पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता था। उधर बेटा जीबिन भी मन से इन पेशों को अपनाना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपनी बहन से जलन होती थी क्योंकि बहन अपनी जिंदगी खुद चुन सकती थी, जबकि उसे पिता के कहने पर ही इस काम में उतरना पड़ा। एक दिन अचानक बेन को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में भर्ती हो गई, जिसके बाद उनकी कमर से नीचे का हिस्सा लवग्रस्त हो गया। उन्हें हर काम में दूसरों की मदद की जरूरत थी। बेन यू ने अपने भाई जीबिन से बात करनी चाहिए कि आगे पिता की देखभाल कैसे की जाए, लेकिन जीबिन खुद परेशान था क्योंकि उसके बेटे का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था। अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए, ताकि वो भी पिता की तरह बंधा न रह जाए, जीबिन ने तय किया कि वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। ये सुनकर बेन यू हैरान हो गया। बोली, पापा अभी बीमार पड़ेंगे और तुम अब जा रही हो। जीबिन ने थोड़ा बेगोशी में मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं कर सकता, बच्चे की पढ़ाई जरूरी है। इतना कहकर वो चला गया। बाद में जब बेन की हालत स्थिर हुई तो बेन यू उन्हें घर ले आई और हर दिन उनकी सेवा करने लगी। लेकिन जिद्दी और पुराने ख्यालों वाले पिता अपनी बेटी से कपड़े बदलवाना या नहलाना सहन नहीं कर पाते थे। वो बड़बड़ाते रहते थे और औरतें अपवित्र होती है। एक दिन जब बेन यू ने पेशाब लग जाने पर पिता की गली पैंट बदलने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने बेन यू के अंदर का सारा दर्द और दबा गुस्सा बाहर ला दिया। लेकिन जब उसने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो दिल पिघल गया और वो उन्हें उठाने दौड़ पड़ी। उस वक्त बेन ने पहली बार महसूस किया वो अब वृद्ध और असहाय हो गए हैं और उन्हें अब बेटी की मदद स्वीकार करनी ही होगी। असल में बेन अपने दोनों बच्चे से प्यार करते थे, लेकिन उनका पुराना सोच और जिद्दीपन घर के महल को दमघुट और दर्द भरा बना देता था, जिससे बिना चाहे उन्होंने बच्चे को बहुत दुख पहुंचाया। शायद वो बच्चे पर बस नहीं बनना चाहते थे या शायद वो अपनी बेबसी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी और दुनिया छोड़ दी। एक चिट्ठी दाओशेंग के नाम पर उन्होंने उसके प्रति आभार व्यक्त किया और लिखा, तुमने मुझे सिखाया कि जीवित लोग भी अपनी नरक से बाहर निकलने की जरूरत होती है। मुझे एहसास हुआ कि मेरा अपना नरक तो मेरे बच्चे के प्रति अपराध बोध ही। और उन्होंने चाहा कि दाओशेंग ही उनका अंतिम संस्कार करे। बेन के अंतिम संस्कार पर दाओशेंग ने कहा कि बेन यू और जीबिन दोनों मिलकर पोदियू करेंगे। वहाँ मौजूद कई लोग हैरान और नाराज हुए। यह तो परंपरा के खिलाफ है, महिलाएं यह नहीं कर सकती। लेकिन दाओशेंग ने कहा ये बेन का आखिरी हिस्सा है और उसने बेन की दूसरी चिट्ठी बेन यू को दी। उस चिट्ठी में बेन ने लिखा, मैंने पूरी जिंदगी कहा कि महिलाएं अपवित्र होती है, लेकिन असल में मुझे ये बात मेरे पिता ने सिखाई थी। मैंने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता था कि ये शब्द मेरी बेटी को कितना चोट पहुंचा रहे थे। अब मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, महिलाओं भी पोदियू कर सकती है। इस तरह बेन ने अपनी नरक को तोड़ा और बेन यू को भी उसने अंदर की नरक से मुक्त किया। अंतिम संस्कार के बाद दाओशेंग ने अपनी सबसे अच्छे साथी और डस्ट को विदा किया। उसके मन में निश्चित भावनाएं थी। उसने अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले पर विचार करना शुरू किया। कुछ समय पहले उसकी पत्नी गर्भवती हुई थी, लेकिन दाओशेंग को लगा कि अब उसकी उम्र ज्यादा है, वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं, मगर उसकी पत्नी मां बनना चाहती थी। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन अब इतने अनुभवों के बाद दाओशेंग ने तय किया कि वो पत्नी के साथ मिलकर बच्चे को रखेगा और जीवन के अगले चरण का स्वागत करेगा। अगर जीवन का अंत तय है तो हमें करना बस इतना ही, वर्तमान में जीना है। इसी के साथ दाओशेंग ने भी अपनी नरक को तोड़ दिया और यही फिल्म की एंडिंग होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अंतिम संस्कार सिर्फ मरे हुए के लिए नहीं होता, बल्कि ये जिंदा लोगों को भी मदद करता है अपने अधूरे प्यार को और वो माफी, वो जो कह नहीं पाई उसे जबान देने में मदद करता है, ताकि वो सही मायने में विदाई दे सके। मरने वालों से ज्यादा शायद जिंदा लोगों को नरक तोड़ने की जरूरत होती है, ताकि वो मौत और बिसरने के दुख से निकल कर अपने आगे की जिंदगी की सामना कर सके। असल में हम सबकी जिंदगी कुछ ऐसा नरक होता है जिसे तोड़ना पड़ता है। शायद पुराने रियाजों और सोच अड़ जाने वाला, या फिर बीते कल का पछतावा करने वाला, या आने वाले कल का डर करने वाला। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट डांस मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।